गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आवेश प्राप्त करने की विधियां, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने तीनों विधि पढ़ ली थी। घर्षण द्वारा आवेश कैसे प्राप्त किया जाता है, चालन द्वारा आवेश प्राप्त करना, और तीसरी विधि थी हमारी प्रेरण द्वारा आवेश प्राप्त करना। तो यही विधि थी चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं। तो इस विधि में मैंने आपको बताया था कि एक आवेशित वस्तु होती है। मान लो ये एक आवेशित गोला है, इस आवेशित गोले को क्यों आवेश दिया जाता है, तो ये सारा का सारा आवेश कहाँ पे रहता है, इसकी सतह पर रहता है। ठीक है, क्यों आवेश है, और ये कौन सा है, आवेशित चालक है। आवेशित चालक के पास में जब हम एक अनावेशित वस्तु को लाते हैं, अनावेशित चालक गोले को लेके आते हैं, ये अनावेशित चालक गोला, इस पे कोई भी आवेश नहीं है लेकिन है चालक, अनावेशित चालक। इस चालक को जब पास में लाते हैं तो प्रेरण के कारण इस पर कौन सा आवेश इंड्यूस्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है, प्रेरित होता है, और इस पर जो आवेश आएगा वो ऋणात्मक आवेश आता है, और ऋणात्मक आवेश की वैल्यू कितनी होती है, Q डैश। ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि जो प्रेरित आवेश आएगा Q डैश, प्रेरित आवेश का मान मूल आवेश के लगभग बराबर या फिर इससे कम ही होगा। वो सचिन वाला एग्जांपल दिया था ना कि एक क्रिकेटर है जो सचिन की राहों पर चल रहा है, बन जाएगा सचिन जैसा क्रिकेटर, लेकिन नाम पहले किसका आएगा, सचिन का ही आएगा, वो नीचे ही होता है। तो उसी तरीके से जो प्रेरित आवेश होगा, इस Q डैश की वैल्यू होगी वो हमेशा इस ग्रेटर देन और इक्वल होगी Q के। लेकिन यहां पर एक बात और बताई थी मैंने, जो प्रेरित आवेश आता है वो विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित होता है। ये विपरीत प्रकृति का आवेश होगा, माइनस में Q आएगा, मतलब Q डैश की वैल्यू होगी माइनस में Q के इक्वल होगी, मतलब इसका नेगेटिव चार्ज आएगा विपरीत प्रकृति का। अब यहां पे एक बात और आती है, क्या केवल ऋणात्मक आवेश ही प्रेरित किया जाता है, धनात्मक आवेश प्रेरित नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों आवेश प्रेरित कर सकते हैं। तो पॉजिटिव आवेश भी प्रेरित किया जा सकता है। अब यहां पे एक और यहां पे एग्जांपल बताता हूं। मान लो एक धनावेशित गोला है, एक धनावेशित चालक गोला है। इस धनावेशित चालक गोले को दो गोले जो कि अनावेशित है उनके संपर्क में लाते हैं। ये गोला है E और ये धनावेशित है, इस पर आवेश कितना है, Q। ये है आवेशित चालक गोला, ठीक है। और इसको चालक गोले को दो गोलों के संपर्क में, दो गोलों का कॉम्बिनेशन रहता है, एक चालक गोला है B और एक चालक गोला है C। ये B और C दोनों अनावेशित हैं, इन पर कोई आवेश नहीं है। इन अनावेशित गोलों के पास में जब आवेशित गोले A को लाया जाता है तो प्रेरण के कारण इन दोनों गोलों, चालक गोलों के अंदर मैंने आपको बताए हैं कि प्रत्येक चालक है वो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना है, और प्रत्येक प्रकार के पदार्थों में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरे होते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। लास्ट क्लास जो कि आई बटन में जाके आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने आपको डिस्कस किया है। तो यहां पर देखो, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किससे आकर्षित होंगे, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है, और ऋणात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश से क्या होगा, प्रेरित होता है, इसकी ओर आकर्षित होता जाता है। तो आकर्षित होकर ऋणावेश होगा, वो इन इलेक्ट्रॉनों का आवेश है वो इस साइड क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, और इनके जो नाभिक हैं वो किस साइड चले जाएंगे, वो इस साइड इसमें आ जाएंगे, इस तरीके से, क्योंकि इनके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धनात्मक आवेश द्वारा आकर्षित होकर एक किनारे पर आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव आवेश है वो दूसरे किनारे पर आ जाएंगे। ठीक है, जब इसको और पास में लेके जाएंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, इनके जो नाभिक होंगे, न्यूक्लियस होंगे, वो उस साइड चले जाएंगे, और फिर इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। इसके बाद में ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। दोनों को अलग करेंगे तो पता चला कि इस पर तो ऋणावेश आ गया और ये हो गया धनावेशित हो गया, और दोनों पर जो आवेश होगा, ये आवेश होता है वो प्रेरित आवेश आता है, और प्रेरित आवेश का मान दोनों पर क्या आएगा, बराबर आता है। इस पर ऋणात्मक आवेश आएगा माइनस में Q डैश, और इस पर आएगा प्लस में Q डैश। लेकिन इस प्रेरित आवेश का मान मूल आवेश से क्या होगा, हमेशा कम ही होगा, इस मूल आवेश से कम ही होगा। इस तरीके से होता है। तो हम ऋणात्मक आवेश भी प्रेरित कर सकते हैं और धनात्मक आवेश भी प्रेरित कर सकते हैं। ये होती है आवेश प्राप्त करने की प्रेरण विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। अब इसमें मूल आवेश में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एक बात ध्यान में रखना, जो हमारा मूल आवेश होगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्रेरित चार्ज आएगा, आवेश आएगा, वो प्रेरित होता है, वो इसके द्वारा ट्रांसफर नहीं होता है। तो मूल आवेश हमारा कांस्टेंट बना रहता है। अब यहां पे इसकी वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है। मान लो, सपोज करो कि ये जो अनावेशित चालक गोला है इसका कोई ना कोई पराविद्युतांक है, कि ये माध्यम वाला चालक गोला दे दिया,
ये तो चालक गोला है जो निर्वात में रखा हुआ है, जो आवेशित है, और अनावेशित चालक गोला है उसका कोई ना कोई परावैद्युतांक है। यदि अनावेशित चालक गोले का परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर है। अब यहां पे देखो, आपको परावैद्युतांक के बारे में नहीं पता है कि परावैद्युतांक क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा परावैद्युतांक किस तरीके से डिफाइन करते हैं और कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा कूलम्ब्स लॉ उसमें हम पढ़ेंगे। तो परावैद्युतांक होता है वो एक कांस्टेंट मान होता है। परावैद्युतांक उसका क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट होता है जिसको लिखते हैं एप्सिलॉन आर से। देखो एप्सिलॉन को लिखा जाता है इससे, ई, स्मॉल ई की ये इस तरीके से लिखा जाता है और आर लगा देते हैं, तो रिलेटिवली ये होता है एप्सिलॉन आर, जिसको बोलते हैं परावैद्युतांक हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यदि परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर दे रखा है तो इस प्रेरित आवेश का मान कितना होगा, तो प्रेरित आवेश है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, Q डैश बराबर होगा माइनस, क्योंकि पहली बात तो जो प्रेरित आवेश आता है वो विपरीत प्रकृति का आवेश आता है तो नेगेटिव आएगा, Q इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, इस फॉर्मूले से दिया जाता है प्रेरित आवेश। कब, जब अनावेशित चालक गोला, ये जो अनावेशित गोला रहेगा इसका परावैद्युतांक यदि हमें एप्सिलॉन आर दे रखा होता, अगर इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है तो इसका जो आवेश है वो प्रेरित आवेश कैसे दिया जाएगा, Q डैश होगा वो माइनस Q इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, अगर मान लो ये परावैद्युतांक, ये हमें चालक गोला दे रखा है, जैसे ये चालक है, अब परावैद्युतांक दे रखा है, इसका मतलब ये चालक नहीं है, ये कोई भी आवेशित कुचालक हो सकता है, क्योंकि कुचालक पदार्थों के परावैद्युतांक होते हैं, ये ध्यान में रखना। कुचालक पदार्थों के परावैद्युतांक कितने होते हैं, एप्सिलॉन आर, उससे लिखते हैं। और चालक पदार्थों का परावैद्युतांक इनफाइनाइट होता है, अनंत। तो एप्सिलॉन आर का मान चालकों के लिए कितना होता है, चालकों के लिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो अगर ये चालक गोला लेते हैं तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट यहाँ पे रखेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा 0, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, Q डैश होगा वो माइनस Q के बराबर आएगा। एक तो ये है, लेकिन यदि माध्यम वाला गोला दे दे परावैद्युतांक वाला, तब इस तरीके से हम देंगे। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस आगे टॉपिक में चलेंगे तब करेंगे। तो ये थी हमारी आवेश प्राप्त करने की विधियाँ। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ, कूलाम का नियम, कि कूलाम का नियम क्या होता है, किस तरीके से दो आवेशों के मध्य कूलाम का नियम कार्य करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं कूलाम का नियम, कूलाम का स्थिर विद्युत बल क्या होगा। तो सबसे पहली बात, कूलाम का नियम दो स्थिर तथा बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत होता है। पहला पॉइंट क्या है कि जो कूलाम बल लगता है, कूलाम बल दो स्थिर तथा बिंदु आवेशों के मध्य, स्थिर तथा बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत होता है। ठीक है, अब स्थिर तथा बिंदु आवेश कौन से होंगे, तो बिंदु आवेश वो आवेश कहलाते हैं जिन आवेशों के मध्य की जो विमाएं हैं, आवेशों की जो विमा वो उनकी मध्य की दूरी की तुलना में क्या हो, नगण्य। अब विमा का मतलब ये नहीं है कि आवेश की विमा होती है A1 T1, वो नहीं। विमा का मतलब है उसके बहुत सारे मान मतलब समय, दूरियां, 3 तो निर्देशांक होते हैं विमाएं, x y z, और एक समय को माना गया है विमा। तो ये इस तरीके से उसकी एक पोजीशन होती है, तो ये 5 विमाएं होती हैं। तो उन विमाओं का मान है वो उन दोनों आवेशों, बिंदु आवेशों के मध्य की तुलना में क्या होगी, नगण्य होती है। तो ऐसे आवेश बिंदु आवेश कहलाते हैं। तो ये लगेगा कूलाम बल है वो किसके बीच में लगता है, दो स्थिर तथा बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत होता है। मान लेते हैं एक बिंदु आवेश है, यहाँ पर है ये Q1 और दूसरा बिंदु आवेश है ये रहा Q2। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल r। दो बिंदु आवेश हैं Q1 तथा Q2, दोनों के मध्य की दूरी है स्मॉल r। तो दोनों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल, दोनों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों ही हो सकते हैं। स्थिर विद्युत बल लिख देता हूं मैं, स्थिर विद्युत बल होगा F, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 इंटू Q2, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती, तथा
दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, F समानुपाती है 1/r²। ये दूरी है, इसकी स्क्वायर लेंगे r², तो इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्लियर है? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को कंबाइंड रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखेगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो बल कितना आ जाएगा, तो F समानुपाती होगा, गुणा वाला है वो तो ऊपर आ जाएगा Q1 इंटू में Q2 अपॉन में r² होगा वो नीचे आ जाएगा, ये आ गया यहां से। तो F समानुपाती है Q1 Q2 अपॉन में r²। इन दोनों समीकरणों से बन के आ जाएगा। अब समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को मान लेते हैं K, जिसको बोलते हैं स्थिर विद्युत नियतांक। F बराबर होगा, एक कांस्टेंट आएगा K इंटू में Q1 Q2 अपॉन में r², ये आ रहा है। और यहाँ जो K आ रहा है, K बराबर क्या होगा, स्थिर विद्युत बल नियतांक, स्थिर विद्युत बल नियतांक ये होता है। इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। अब स्थिर विद्युत बल नियतांक K है, तो K की वैल्यू कितनी मानी गई है, यहां पे बता देता हूं मैं कि K को माना गया है, K का मान होता है 1/4πε0। अब ध्यान देना, ये E लिखा है ना, ये सिंबल होता है एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन, ठीक है। ये मैंने आपको सिंबॉलिक ग्रीक अल्फाबेट 11th क्लास में आपको बताई थी, तो 11th क्लास वाले लेक्चर में जाना और वहां पे देखना, आपको एप्सिलॉन के बारे में बताया। एप्सिलॉन होता है वो ग्रीक अल्फाबेट में आता है और इसके नीचे 0 लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होगी निर्वात की विद्युतशीलता। ये इस तरीके से डिफाइन होती है निर्वात की विद्युतशीलता। तो एक बात ध्यान में रखना, जो स्थिर विद्युत बल नियतांक आता है K की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0, और जहां पे एप्सिलॉन क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब विद्युतशीलता क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि दो आवेशों के मध्य, दो स्थिर तथा बिंदु आवेशों के मध्य बल लगता है, तो आवेशों का प्रवाह हो तो विद्युत ही बोलते हैं ना। तो यहां पर एक विद्युन्मय, मतलब आवेशों के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, और उस विद्युत क्षेत्र में क्या बनती है, उसकी, उस विद्युत क्षेत्र की ही विद्युतशीलता होती है। विद्युतशीलता एक कांस्टेंट आता है, इस तरीके से लेते हैं। अब K की वैल्यू कितनी होती है, तो K की वैल्यू होती है, वो होती है 9 इंटू में 10⁹ ये इसका संख्यात्मक मान होता है। या तो आप डायरेक्ट कर दो संख्यात्मक मान, और या फिर आप यहां से भी निकाल सकते हो। K का डायरेक्ट मान कितना होता है 9 इंटू में 10⁹, या फिर 1/4πε0, ऐसे भी कर सकते हो। अब एप्सिलॉन है निर्वात की विद्युतशीलता, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एप्सिलॉन को इधर ले जाओ और इसको नीचे लाओगे, तो एप्सिलॉन बराबर बनेगा 1/4π इंटू में, इसको इधर ले आओ 9 इंटू में 10⁹, इसका डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बन के आएगी 8.85 इंटू में 10⁻⁻12। एप्सिलॉन है निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8.856 भी आती है, लेकिन लिखते नहीं है, 2 डिजिट ही लिखते हैं दशमलव के बाद में, इंटू में 10⁻⁻12, ये हो जाएगा। अब यहां पे बात आती है, क्या यही इसका मान है, तो किसी भी भौतिक राशि को जब हम लिखते हैं तो उसमें मात्रक लगाना जरूरी होता है। मात्रक के बिना उस भौतिक राशि को, मतलब ये बता ही नहीं सकते कि वो भौतिक राशि किस तरीके से डिफाइन होगी, तो मात्रक लगाना जरूरी है। अब मात्रक कैसे निकालें, तो हमें पता है कि बल का मात्रक क्या होता है, चाहे वो बल कोई भी हो, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। बल का मात्रक हमेशा क्या होता है, न्यूटन ही होता है, चाहे वो स्थिर विद्युत बल हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, या फिर अन्य कोई बल हो, चाहे संरक्षी बल है, फ्रिक्शन फोर्स हो, घर्षण बल हो, हमेशा इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन ही होता है। तो यहाँ पे देखो K का मात्रक निकालते हैं, तो K का मात्रक निकालने के लिए यहीं से निकालते हैं, K बराबर क्या होगा, तो मैं इधर बता रहा हूँ K का मात्रक, ठीक है। K का मात्रक निकालने के लिए ये करेंगे F, अब देखो ये r² क्या है, इधर भाग में इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा F इंटू में r² अपॉन में, ये Q1 Q2 इधर गुणा में, उधर जाके किस में आ जाएगा, भाग में, तो ये बन के आ जाएगा Q1 इंटू में Q2 बराबर होगा K। अब देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन गुणा दूरी का मात्रक होता है मीटर की स्क्वायर अपॉन में इसका आवेश का मात्रक, कुलाम इंटू कुलाम क्या हो जाएगा, कुलाम की स्क्वायर बराबर होगा K। तो ये K का मात्रक क्या आ रहा है,
न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर, ये मान आता है के का। क्लियर है? अब यहां पे के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक भी हो गया। अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन नोट का मात्रक। तो देखो एप्सिलॉन नोट के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका मात्रक उल्टा कर दो। यहां से इसका मात्रक उल्टा करेंगे तो इसका मात्रक यहां पे लिख देते हैं, तो क्या आएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से इसका मात्रक बन जाएगा एप्सिलॉन नोट का, और ये हो जाएगा के का। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कूलाम बल को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका संख्यात्मक मान कितना आता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल बराबर होगा F बराबर होगा के की वैल्यू कितनी है, ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये भी बल लिखा जा सकता है। तो स्थिर वैद्युत बल इस तरीके से आएगा। अब यहां पे दो बातें और सामने आती है, क्या स्थिर वैद्युत बल केवल स्थिर वैद्युत बल होता है या इसकी कोई प्रकृति भी होती है? हाँ, स्थिर वैद्युत बल है दो प्रकार का होता है, एक आकर्षण भी हो सकता है और एक प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण लगेगा विपरीत आवेशों में और प्रतिकर्षण लगता है समान आवेशों में। तो देखो ये दोनों समान आवेश है, Q1 और Q2 धनात्मक आवेश है ना। अगर आपको साइन नहीं दे रखे हो तो आप हमेशा क्या मानोगे, धनावेश मानोगे। तो दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। ये वाला आवेश इस पर लगाएगा उधर, और ये वाला आवेश इस पर लगाएगा इधर, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है स्थिर वैद्युत बल। एक होता है आकर्षण और दूसरा होता है प्रतिकर्षण। अब ये आपको पता है कि आकर्षण कब लगेगा और प्रतिकर्षण कब लगेगा। तो इस तरीके से हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, कूलाम के बल या कूलाम नियम को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद में इसका सदिश रूप देखेंगे और आगे देखते हैं इसमें कूलाम बल में कि यदि माध्यम दे रखा हो तब किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये एप्सिलॉन नोट तो निर्वात की विद्युतशीलता है ना, अगर इन दोनों आवेशों को माध्यम में रख दें तब बल कैसे होगा देखते हैं। अभी हमने कूलाम का नियम देखा। कूलाम के नियम में एक वर्ड आया था निर्वात की विद्युतशीलता, तो हम विद्युतशीलता पे बात करते हैं। एक तो देखो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, उसे हम किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन नोट से। निर्वात की विद्युतशीलता ये लिखी जाती है एप्सिलॉन नोट से। और यदि मान लो माध्यम की विद्युतशीलता हो, कोई माध्यम दे रखा है हमें, उसकी विद्युतशीलता हो, तब हम किससे लिखेंगे, तब लिखेंगे इसको एप्सिलॉन से। कैसे लिखेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता, देखना बच्चों, माध्यम की विद्युतशीलता को लिखते हैं हम एप्सिलॉन से, ये हो जाएगी यहां पे एप्सिलॉन। अब अपेक्षिक, देखो वेग में पढ़ा आपने कि एक वस्तु का वेग ये है, इसका वेग ये है दूसरे का, तो दोनों का सापेक्षिक वेग क्या होगा, तो एक दूसरे के सापेक्ष निकालते हैं तो वो अपेक्षिक या सापेक्षिक वेग होता है। वैसे ही इन दोनों की एक दूसरे के सापेक्ष विद्युतशीलता निकाली जाए तो उसे बोलते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो अगला टॉपिक होगा हमारा वो क्या है, परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं इसको, अपेक्षिक विद्युतशीलता, ये ध्यान में रखना। अब देखो मैं यहीं पर आपको डिस्कस कर देता हूं इसके बारे में, अपेक्षिक विद्युतशीलता, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये रहता है। अब देखना यहां से परावैद्युतांक कैसे डिफाइन होता है या अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो देखो परावैद्युतांक से तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अपेक्षिक विद्युतशीलता से समझ में आ रहा है कि इन दोनों की एक दूसरे के सापेक्ष लेनी है। तो अपेक्षिक विद्युतशीलता को हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर रिलेटिवली द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कैसे बराबर होगी, ऊपर क्या आएगी, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन में निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाती है, परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। अब देखो ध्यान से देखना, माध्यम की विद्युतशीलता को किससे लिखते हैं हम, एप्सिलॉन से। तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन अपॉन, और निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नोट। तो हमें पता है यहां से क्या आ रहा है हमारा परावैद्युतांक, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब मान लो किसी क्वेश्चन में हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है ये वाला, और निर्वात की विद्युतशीलता तो फिक्स होती है, कितनी होती है 8.85 × 10⁻⁻12 बताई थी थोड़ी देर पहले। तो
तो ये वैल्यू इसको इधर लेके आएंगे तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन कितनी हो जाएगी, ये इधर आके गुणा में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर। इस तरीके से हम किसकी विद्युतशीलता को डिफाइन कर सकते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है यहां पर, क्या आपेक्षिक विद्युतशीलता कोई राशि है तो इसका मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा, और मात्रक नहीं है तो मात्रकहीन राशि कैसे है। तो देखो ये भी विद्युतशीलता, ये भी विद्युतशीलता, दोनों विद्युतशीलताओं में भाग लगेगा तो ये क्या आएगा, केवल एक कांस्टेंट मान आता है। ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है नियतांक, जिसका मात्रक भी नहीं होता है, ये मात्रकहीन राशि होती है, और मात्रकहीन के साथ साथ कौन सी राशि होती है, विमाहीन। अब ध्यान देना, ये होती है मात्रकहीन और विमाहीन राशि कौन सी होती है, एप्सिलॉन आर, ना कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन। अगर ये इंडिविजुअल ले रहे हैं तो इनका मात्रक होता है, और यदि इनको अपेक्षिक रूप से ले रहे हैं सापेक्षिक एप्सिलॉन आर, तो ये मात्रकहीन राशि होगी, विमाहीन राशि होगी, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा और विमा भी नहीं होगी। ये केवल एक कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को क्या बोला गया है बाद में, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और ये केवल कुचालक पदार्थों का होता है। तो कुचालक पदार्थ होते हैं सारे के सारे, वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। सभी कुचालक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ होते हैं। सभी कुचालक पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं, परावैद्युत पदार्थ होते हैं। और परावैद्युत पदार्थ है, इसका मतलब इनका क्या होगा, परावैद्युतांक होगा, अर्थात एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का मान किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कैसे होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं हम वायु के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वायु। तो वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है परावैद्युतांक का, वो होता है 1.0029। ऑलमोस्ट कितना है, 1 के लगभग है, ऑलमोस्ट 1 के लगभग है। और निर्वात का जो एप्सिलॉन आर है वो कितना होता है, एप्सिलॉन आर 1 होता है। निर्वात का भी कितना होता है, 1 होता है। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1। तो हम ये कह सकते हैं कि वायु और निर्वात दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इनमें कोई भी फर्क नहीं होता है। इसके बाद में हम चलते हैं किस पे, पानी पे, जल पे चलते हैं। तो जल का जो परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर की वैल्यू वो होती है 80 और 81। कई बार न्यूमेरिकल्स को इजी बनाने के लिए 81 भी लेते हैं, क्यों, क्योंकि k की वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹, ये वैल्यू होती है k की। तो 9 को 81 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो इजीली कैंसिल आउट हो जाता है, और कई बार 80 भी लेते हैं। 80 to 81 एप्सिलॉन आर किसके लिए, जल के लिए। फिर चालकों की बात करें तो सभी की सभी धातुएं चालक होती हैं, धातुएं भी चालक होती हैं, और चालकों के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, अनंत होती है। क्लियर है। अब बात आती है कुचालक। अब कुचालक पदार्थों की बात करें तो कुचालक पदार्थों में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे शीशा आ गया, अभ्रक आ गया, ग्लिसरीन आ गई, कांच आ गया, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। तो इन कुचालक पदार्थों की एक रेंज बनाई है। तो इसके लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है वो 1 से 10 के बीच में आती है। अब 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकती है इनकी वैल्यू, 3 भी हो सकती है, 3.5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 4.2 भी हो सकती है। तो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है, इसलिए ये रेंज यहाँ पे है। तो ये मोस्ट कॉमन यूज में आने वाले एप्सिलॉन आर हैं, परावैद्युतांक पदार्थ है। तो इस तरीके से हम परावैद्युत पदार्थ को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, यहाँ पे बताया कि सभी के सभी कुचालक पदार्थ होते हैं वो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, और इनका कुछ ना कुछ परावैद्युतांक होगा। तो ये इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि परावैद्युतांक पदार्थ इसके लिए काम में लेते हैं। अब हम वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर, ये भी हमने टॉपिक में था, कूलाम के नियम पर आते हैं, क्योंकि कूलाम का नियम पढ़ रहे थे। तो देखो कूलाम का नियम है, निर्वात में 2 बिंदु आवेशों के मध्य कूलाम बल कितना होता है। जब हम बात करें निर्वात की तो 2 बिंदु आवेशों के मध्य कूलाम बल कितना होगा निर्वात में, K Q1 Q2/r²। निर्वात में 2 बिंदु आवेशों के मध्य कूलाम बल, 2 बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य कूलाम बल कितना होता है, F बराबर होगा, निर्वात की बात करें ना, K Q1 Q2/r², और K की वैल्यू कितनी होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिख देते हैं, ये कितना आएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2/r², समीकरण नंबर 1 मान लो।
अब यदि इन दोनों आवेशों को माध्यम में रख दिया जाए और एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक के माध्यम में रखें, क्योंकि माध्यम होगा उसका पराविद्युतांक होता है, यदि इन दोनों आवेशों को एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक के माध्यम में रख दें, एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक के माध्यम में रख दें, तो बल कितना हो जाएगा? तो माध्यम में बल होगा, उसको हम लिख देते हैं Fm से, कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन नोट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एप्सिलॉन किसका आएगा? माध्यम का विद्युतशीलता आएगी यहाँ पे। तो माध्यम की विद्युतशीलता इनटू में Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ध्यान देना, अब आप सोच रहे हो कि तो एप्सिलॉन आर लिया था तो एप्सिलॉन ही क्यों लिखा? क्योंकि हमने माध्यम में रखा और माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन आती है। अब इसको चेंज करेंगे और हमें पता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, होता है ना। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो जब भी आपको पराविद्युतांक माध्यम में रखा जाए तो इसका बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ध्यान रखना, यदि आपको पराविद्युत माध्यम में रखा जाए तो इस विद्युतशीलता को, निर्वात की विद्युतशीलता को उस पराविद्युतांक से गुणा कर देना, वो आपका क्या आ जाएगा? इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। अब इन दोनों की तुलना करें तो समीकरण 2 में 1 का भाग दे दें, समीकरण 2 भाग 1 से, तो चलो 2 में 1 का भाग देंगे, Fm अपॉन में F। अब देखो Fm की वैल्यू कितनी है, ये रही, ये रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में एप्सिलॉन आर इंटू में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, बट्टे में ये F की वैल्यू होगी समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट से ये कैंसिल, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन आर। तो क्या बच के आएगा यहाँ से? Fm अपॉन में F बराबर होगा 1/4 एप्सिलॉन आर, केवल यही वैल्यू बचेगी। अब देखो F है, भाग में उधर जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Fm बराबर होगा F अपॉन में एप्सिलॉन आर। इसका मतलब क्या है कि माध्यम में दो स्थिर व बिंदु आवेशों के मध्य बल निर्वात में बल का कितना गुना है? 1/एप्सिलॉन आर गुना प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम माध्यम में भी बल निकाल सकते हैं और निर्वात में भी निकाल सकते हैं। तो ये था कूलाम का नियम और कूलाम के नियम से स्थिर विद्युत बल। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।